नमस्कार दोस्तों। और आज से आपको मैथ का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ही बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, और एक एक चैप्टर करके जो है आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। इसमें से खास करके एसएससी जीडी और यूपीपी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है और आपको बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको मैथ समझ में आ जाएगा। यदि आपको मैथ नहीं आता है तो समझिए, यदि हमसे आप जुड़ते हैं तो आपको मैथ समझिए कि आप 100% जो है 20 प्रश्न में 18 प्रश्न बना के आएंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। आपको एक नया चैप्टर लेके आया हूं और नया चैप्टर शुरू करता हूं जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इस नंबर सिस्टम को पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक चैप्टर होता है और इन्हीं बेसिक चैप्टरों से जो है अन्य जो चैप्टर होते उनका कहीं ना कहीं कंसेप्ट उसका क्या होता है, प्रयोग में आता है। तो पहले हम इस संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में पहले बेसिक चीज को समझेंगे कि अंक क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन सी वो संख्याएं होती हैं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसी क्रम में हम समझते हैं कि अंक किसे कहते हैं, अंक क्या होता है, कितने अंक होते हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे तो अंक को हम क्या कहते हैं, डिजिट भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझेंगे कि अंक होता क्या है। तो अंक क्या होता है, 0 से लेके 9 तक को ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो यही आपको समझना है कि 0 से लेके 9 तक को लिख देंगे तो ये अंक होता है, और इनको हम गिनेंगे तो अब अंकों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। अब आता है कि संख्या किसे कहा जाता है। तो हम संख्या को समझेंगे कि संख्या क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो नंबर क्या होगा, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन अंकों से मिला देंगे तो संख्या का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 9 ले लें तो एक संख्या बन गया जिसे हम 39 कहते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए 2 ले लीजिए, यहाँ से 1 ले लीजिए तो ये संख्या बन जाएगा। ये कहाँ तक हो सकता है, तो ये अनंत तक हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होता है। अब आता है कि समझते हैं कि संख्या का वर्गीकरण। तो हम समझेंगे कि संख्या का वर्गीकरण मतलब नंबर का क्लासिफिकेशन। तो वही चीज हमें समझना है कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो यदि देखेंगे कि संख्या कितने भागों में बांटा गया है तो सभी संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि पहला जो होता है वास्तविक संख्या होता है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो पहला इसका क्या होता है, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या होता है, ये काल्पनिक संख्या होता है। तो यही आपको संख्याएं 2 भागों में बटी होती हैं, तो यही आपको समझना है। अब आता है काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि कैसे हम समझेंगे काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो कड़ी में यदि माइनस में है तो वो एक प्रकार का काल्पनिक संख्या होता है। और इंटर में आप लोग पढ़े होंगे कि काल्पनिक संख्या को आयोटा से दर्शाते हैं और इस आयोटा का जो मान होता है वो कड़ी में -1 होता है। अब आता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यदि काल्पनिक संख्या को हटा दें तो जो शेष संख्या बच जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे तब भी हम वास्तविक संख्या को कहते हैं। तो यदि हम वास्तविक संख्या को बांटेंगे तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो पहला होता है वो होता है परिमेय संख्या। तो ये आप लोग जो परिमेय संख्या पढ़े होंगे छोटे क्लासों में और आप लोग को पता भी होगा। तो यही हम समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे यदि कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होता है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके वास्तविक संख्या बनता है। अब आता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, कि जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यदि आप परिमेय संख्या पहचान लेते हैं तो जो भी बच जाएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं कड़ी में 3/4, तो ये एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p/क्यूब में जिसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो मान लिखेंगे
वो कड़ी में 3 का जो मान होता है वो 1.732 होता है, जो P और Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता, जिसके वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान 22/7 और 3.14 और एक जो और मान होता है 180 डिग्री होता है। तो पाई के 3 मान होते हैं, 22/7 होता है, 3.14 होता है और 180 डिग्री होता है। तो हम जो 22/7 प्रयोग में करते हैं ये पाई का लगभग मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। इसलिए एग्जैक्ट न मान होने के कारण जो है पाई एक प्रकार की कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो सारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जिसमें से आपका एक होता है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अब यहाँ पे ये समझेंगे और क्या आ सकता है, तो इन प्राकृतिक संख्याओं में ही आपका होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और आपका होता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, और आपका होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, और साथ ही साथ जो है इसमें आपका होता है पूर्ण संख्या, और इसके बाद आपका होता है पूर्णांक संख्या, फिर इसके अंतर्गत जो है आपका होता है सम संख्या, और फिर होता है आपका विषम संख्या। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, तो प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सौभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो यही समझना है। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ये बेसिक ज्ञान है, ये सबको पता होना चाहिए। तो आते हैं इसमें समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो अब आते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे आप समझ सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझने के लिए 3 कंडीशन होता है। यदि 3 कंडीशन आप दिमाग में रखते हैं तो परिमेय संख्या कभी भी गलत नहीं होगा कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो पहला कंडीशन यही होता है कि ये P/Q के रूप में होना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि ये भिन्न में होना चाहिए। यदि कोई चीज भिन्न में लिखा हुआ है तो उसे हम P/Q रूप में कहते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं इसका कंडीशन होता है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि इसका जो हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि आपका जो P है और Q है वो एक प्रकार का क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन ये लागू हो जाएगा तो आपका जो है वो परिमेय संख्या आसानी से आप पहचान लेंगे। पहला, वो भिन्न के रूप में होना चाहिए, दूसरा उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो P और Q है मतलब अंश और हर है वो एक प्रकार का क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तब जाके हम परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान लेंगे। तो इसको हम आगे अभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है जो संख्याएं आती हैं उनको समझ लेते हैं। तो आते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है आती बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर आप लोग को सबको पता होगा कि गिनने में प्रयोग में आने वाली जो संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपको गिनना है तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो वही गिनने में प्रयोग में आने वाली जो भी संख्या होता है उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
तो हम किसी वस्तु को हम 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना, 1 2 3 4 5 6 और डॉट कहाँ तक गिन सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम अनंत तक गिन सकते हैं। इसी क्रम में आपका जो है इन्हीं संख्याओं में से आपको वो संख्या निकल के आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कैसे समझेंगे, तो भाज्य संख्या क्या होता है कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में से जो कट जाता है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जो है ये आपका ना तो भाज्य संख्या होता है न ही अभाज्य संख्या होता है, तो इसलिए एक को छोड़ देंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में वो कौन सी संख्या है जो किसी भी अन्य संख्याओं से कट जाता है, तो देखेंगे कि 4 जो है 4 से तो कटेगा ही कटेगा और ये साथ में 2 से भी कट जाता है, तो जो संख्या अन्य संख्या से कट जाएगा वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और इसी तरह से ये अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि पूछेगा आपके एग्जाम में कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा, तो वो 4 होगा। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं में से जो संख्याएं अन्य संख्या से कट जाता है उन्हीं संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी क्रम में आते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ये आपका जो है अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या पे कहीं कहीं इसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं अभाज्य संख्या ना देके रूढ़ संख्या बोलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इसे इंग्लिश में जो है आपको पता होना चाहिए, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, तो प्राइम नंबर बोला जाता है, तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका क्या नाम है, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, और इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में से जो संख्या वो किसी से न कटे, खुद से कटे, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और इसका यदि सही परिभाषा यदि किसी को बताना होगा तो कहेंगे एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो सबसे आपको इसके बाद कौन सा छोटा दिखेगा, तो 2 3, फिर उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा 5 7, फिर आपका 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से क्या होता है, कट जाता है, तो 11 होगा, फिर उसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर आपका 23 हो जाएगा, फिर आपका 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। इसी क्रम में आपका क्या होगा, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा 71 होगा, फिर 73 होगा, फिर आपका 79 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 से लेके 100 तक यदि अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो गिनेंगे तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पे आपको देखेंगे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो 1 से लेके 100 तक आपके 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमेशा आपको याद होना चाहिए 25 होती हैं। उसी क्रम में 1 से यदि 75 की बात करेंगे तो ये 75 जो होता है वो आपका होता है 21। उसी प्रकार से 1 से लेके 50 तक आपका जो है 15 अभाज्य संख्या होता है, और वहीं 1 से लेके 25 तक आपका 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 50 तक आपका जो है 15 अभाज्य संख्या होता है, और 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्या होता है। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 2 एक ऐसी संख्या है कि अभाज्य के साथ साथ यह सम संख्या भी है। तो और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो क्या मारिएगा
2 मानिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यदि किसी को अभाज्य संख्या नहीं पता है कि क्या होता है, तो समझिए बहुत सारे ऐसे चैप्टर में अभाज्य संख्या का औसत पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आप प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। इसलिए अभाज्य संख्या को समझना बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में अगला आपको आते हैं कि अभाज्य संख्या के बाद जो है इसी में एक सअभाज्य संख्या आता है। तो सअभाज्य संख्या को समझेंगे कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम समझेंगे कि सअभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर बोलते हैं, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब इसमें क्या होता है, सअभाज्य, सह का मतलब होता है कि जोड़े में। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका मौसो क्या हो, एक हो, तो वो संख्या आपस में क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका 2 और यहाँ पे 5, यदि इनका क्या निकाले, मौसो निकाले, तो इनका मौसो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए इनका HCF यदि 1 है तो ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी संख्या कहलाएंगी, तो ये सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से मान लीजिए 11 है, इसके बाद मान लीजिए 15 है, तो यहाँ पे इन दोनों का मौसो निकाल लेंगे, तो इन दोनों में का मौसो कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए दोनों संख्याएं आपस में कैसी संख्या कहलाएंगी, तो सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट संख्या आता है जिसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे समझते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यही हमको समझना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए जुड़वा का मतलब जोड़ा, और जोड़ा जानते हैं हमेशा क्या होता है, 2 का होता है। तो 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यही आपको समझना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए 3 और 5, ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं और इनके बीच का जो अंतर है वो 2 का है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी संख्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और क्या हो सकता है, तो 5 और 7 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो 11 और 13 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 17 और 19 हो सकता है। उसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसी क्रम में देखेंगे तो 29 और आपका 31 हो जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे तो 41 और 43 हो जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे तो 59 और 61 हो जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे तो 71 और 73 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मतलब छांट सकते हैं। उसी क्रम में देखेंगे तो 101 और 103 हो जाएगा। उसी क्रम में देखेंगे तो 107 और 109 हो जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे तो 100 आपका 37 और 139 हो जाएगा। तो ये सारी जो संख्याएं मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, ये सारी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का जो अंतर है वो 2 है। तो ये आपको हमको समझा दिया प्राकृतिक संख्या जो गिनने के काम में आता है, भाज्य संख्या, इन्हीं प्राकृतिक संख्या में जो कट जाएगा उसे भाज्य संख्या कहेंगे, जो नहीं कटेगा उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे। और सअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसो क्या हो, 1 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 का हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी क्रम में हम समझते हैं कि और भी आपकी परिभाषा है, जिसमें आता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इनको भी समझते हैं कि ये आपका क्या होता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही आसान है। प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होता है। उसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को भी शामिल कर लें तो वो सारी संख्या कैसी संख्या बन जाएंगी, एक प्रकार की पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो इसका मतलब पहले यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को क्या करते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो एक प्रकार से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो 0 होता है न तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, उसका कोई चिन्ह नहीं होता है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में अगला जो आपका आता है पूर्णांक संख्या। अब समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या सबको पता होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं या पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि आपको क्लासों में पढ़ाया गया हो गया संख्या रेखा। तो उस संख्या रेखा पे दर्शाए जाने वाली जो संख्या होती है उन्हीं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि मिडिल में जो होता है वो 0 होता है, इसके दाएं साइड में क्या होता है 1 होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, फिर आपको क्या होगा 3 होगा, फिर 4 होगा, यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा ये अनंत तक चला जाएगा। वहीं बाएं जाएंगे तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है और डॉट डॉट कहाँ तक होगा तो -इन्फिनिटी होगा। तो संख्या रेखा पे दर्शाई जाने वाली जो संख्या होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यदि हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो इसका मान क्या होता है बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं आपको दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो इसका मान क्या होता है घटता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होगा। तो 0 के जो नजदीक मान होता है वो बड़ा होता है, जो दूर होता है वो छोटा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं कि मान के चलिए यदि -5 है और -11 है तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो इसमें आपका जो -5 होगा बड़ा होगा और ये क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि 0 के पास सबसे कौन आएगा -5 इसलिए बड़ा है और ये दूर होने की वजह से ये क्या है छोटा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि आपको जो है आपको पूर्णांक में सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होगा, तो जो -1 होता है ये सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। यदि इसी में छोटा पूछाएगा कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है तो -इन्फिनिटी जो होता है वो आपका सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी क्रम में आएंगे हम सम संख्या और विषम संख्या पे। तो सम संख्या क्या होता है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं पूरा तो उन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं तो सम संख्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा वो एक प्रकार का सम संख्या प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से देखेंगे अगली जो संख्या होती है विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से नहीं कट पाएगा वो संख्या कहलाएगा विषम संख्या। तो देखिए जो संख्या 2 से नहीं करती है, जैसे 1 2 से नहीं करता है, फिर 3 भी नहीं करता है, 5 भी नहीं करता है, 7 भी नहीं करता है, 9 भी नहीं करता है, तो इसी तरह से ये भी डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा अनंत तक हो जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से कटेंगी वो सम संख्या कहलाएंगी, जो 2 से नहीं कटेंगी वो एक प्रकार का विषम संख्या कहलाएगा। और साथ ही देखिए कि 2 आपको जो है 2 क्रमागत सम संख्या के बीच के देखेंगे तो 2 का अंतर है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे तो इसमें भी 2 का अंतर है। तो 2 लगातार सम संख्या या 2 लगातार विषम संख्या के बीच का अंतर पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है 2 ही होता है। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखना है, इसमें आपका एक छोटा सा समझने वाली बात होती है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि हम सम संख्या और इसमें फिर सम संख्या को जोड़ें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो आप खुद बताइए कि हम 2 सम संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे यदि हम सम संख्या को जोड़े यहाँ पे 4 ले लें और यहाँ पे 6 ले लें तो क्या बनेगा 10। तो ये भी एक प्रकार का कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है तो सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 लेते हैं और 7 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 12। तो हम 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो यहाँ पे कौन सी संख्या प्राप्त हुआ तो सम संख्या। तो 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तब विषम संख्या प्राप्त होगा, 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सम संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे सम संख्या और प्लस विषम संख्या दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखते हैं एक सम संख्या लेते हैं, एक सम संख्या 8 लेते हैं, एक विषम संख्या 7 लेते हैं
तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 होगा, और 15 एक प्रकार का कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। तो दिमाग में बस यही रखना है कि दो सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगा, और सम विषम में से कोई को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इन जितने भी परिभाषा आपको बताया गया है, इन परिभाषा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, तो उन क्वेश्चनों को हम चलते हैं एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो अब आते हैं प्रश्न पे। तो जितने भी आपको परिभाषा बताया गया है कि उन पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो अभी आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या आपको बताए थे कि p/q के रूप में होना चाहिए, उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में जो है p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए पाई क्या होता है, वह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय तो हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो देखेंगे जो 4/5 दिख रहा है वो p/q के रूप में है, और इसका हर क्या है, 0 भी नहीं है, और साथ ही साथ जो 4 और 5 जो है वो एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 सही होगा। अब देखिए ये कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये आपका कभी नहीं हो सकता, ये भी कड़ी से बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें पहले वाले प्रश्न में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अब आता है अगले प्रश्न में, वो संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी आपको बताया था कि अभाज्य संख्या उन संख्या को कहते हैं जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो पाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 89 जो है यहाँ पे नहीं कट पाएगा, और साथ में देखेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 87 होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो 89 है वो एक प्रकार का क्या है, अभाज्य संख्या है, और आपका जो है 79 भी क्या है, एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, और 97 भी क्या है, वो एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, और जो 87 है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 3 से भाग देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, और जो संख्या विभाजित हो जाता है वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। वो तो कौन सी संख्या हो सकता है, तो भाज्य संख्या हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि 58 और 68 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या है। इसका मतलब है कि 58 से लेके 68 के बीच जितनी भी अविभाज्य संख्या है, अविभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो किसी से न कटे। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि 59 एक प्रकार का क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है जो नहीं किसी से कटता है। उसी प्रकार से देखेंगे 61 ये भी एक प्रकार का क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है जो नहीं कटता है। उसी प्रकार से देखेंगे 67 ये भी क्या होता है कि अभाज्य संख्या होता है जो नहीं करता है। तो अब इन दोनों के बीच पूछा है, और इन दोनों के बीच में इनका योग देखेंगे कितना रहा है, तो 7 1 8, और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 को कितना होगा 7 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, फिर 6 और 6 12, और 12 आपका 5 कितना होगा 17, और एक हासिल बचा हुआ है तो हो जाएगा 18। तो ये इनके जोड़ने पे जो इनका योगफल आएगा वो 187 होगा। तो इसमें देखिए किसमें ऑप्शन में 187 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 187 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 19 बार, 18 बार, 20 बार, 10 बार। अब 1 से लेके 90 तक लिखेंगे तो उसमें 7 कितनी बार आएगा, इसी को आपको बताना है। यदि देखें बेसिक से लगाएंगे तो यहाँ पे 7, 17, फिर आपका 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67, फिर आपका हो जाएगा 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, फिर आपका 78, फिर 79, फिर आपका हो जाएगा 87, फिर हो जाएगा 97। तो यहाँ पे
देखेंगे 90 तक ही बोला है तो यहाँ पे 97 को नहीं लेंगे, क्योंकि 100 तक बोलता तो 97 को भी ले लेते। तो यहाँ देखेंगे 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो इस प्रकार से देखेंगे 1 से लेके 90 तक जो 7 आया है वो कितनी बार आया है, तो 19 बार आया है। तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं कि 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। और अंकों की पुनरावृत्ति अनुमान्य नहीं है, मतलब मान्य नहीं होगा। अंकों को फिर आप क्या कर सकते हैं, डबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको होगा सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर लेंगे, तो 8 6 5 2 0। तो ये 5 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। इन संख्याओं अंकों को प्रयोग करते हुए अब इन्हीं का छोटी संख्या लिखना है। तो छोटी संख्या लिखेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और इनका फिर क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो 11 में से आपका जो है 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ 4 बचा है तो यहाँ घटाएंगे हाथ से लेके तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका होगा वो 6 होगा। तो 65,900 आपका 52 इसका आंसर होगा। इसमें किसमें लिख रहा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है। तो ये बहुत ही आसानी से क्या होगा, प्रश्न बन जाएगा। अभी आपको जो भी बेसिक चीज बताया गया है तो उनसे बनने वाले प्रश्न को बताया गया है और आपको अब टाइप वाइज सारे क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के कराए जाएंगे और आपको जब कंप्लीट वीडियो करा दिया जाएगा नंबर सिस्टम का, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप नंबर सिस्टम का प्रश्न आपका गलत कभी नहीं होगा। जय हिंद।